जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब फैमिली रंजीत फाउंडेशन बैच में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का पहला अध्याय जिसका नाम है पोषण, इस चैप्टर से संबंधित आज के इस वीडियो में टोटल 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज देखते हैं कि तुम लोग कितना सही करके दिखाते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इन 50 प्रश्नों में से जितना सही करोगे उतना एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे कि नहीं? जी सर, एकदम बताएंगे। तो चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि तुम लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में तुम लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी तुम लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों देखो, क्या होता है स्वपोषी पोषण के लिए? CO2 की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है और सौर प्रकाश की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ की जरूरत है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन इन तीनों के अलावा ज़रूरत पड़ती है H2O की, यानी जल की भी ज़रूरत होती है। तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। देखो, CO2 की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सौर प्रकाश की ज़रूरत होती है और साथ में H2O की भी ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तुम लोग के सामने है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों देखो, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो ये होता है हरा। किस कलर का होता है? हरा रंग का होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो पौधे सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है मृतजीवी। उन्हें क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। मृत यानी मरा हुआ और जीवी यानी जीव, यानी मरे हुए जीव से जो पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है मृतजीवी, ठीक है। तो याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, प्रश्न संख्या 3। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। तो देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे बच्चों की डाउट हो जाती है। देखो, डाउट क्या होती है, यहाँ पे एक बार पूछता है अंगक और दूसरी बार पूछ देता है कभी कभी अंग। तो दोस्तों चलो हम तुम लोग को डाउट क्लियर करते हैं। तो जब भी तुम लोग से अगर पूछे प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो याद रखना हरित लवक, ठीक है। हरित लवक, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पूछे प्रकाश संश्लेषी अंगक तो तुम लोग बताओगे क्या? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। और यदि पूछे प्रकाश संश्लेषी अंग, केवल अंग पूछे, तब तुम लोग क्या बताओगे? तब तुम लोग बताओगे पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम लोग को मज़ा आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो तुम लोग वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, ठीक है। और चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो, पांचवा प्रश्न क्या है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है बताओ? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%, यानी यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछे नाइट्रोजन का, तो दोस्तों नाइट्रोजन का याद रखना, नाइट्रोजन का होता है 78%। और यदि पूछे ऑक्सीजन का तो ये भी याद रखना 21%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.03%। और यदि पूछे नाइट्रोजन का तो 78% तुम लोग बताओगे। और ऑक्सीजन का पूछे तो 21% बताओगे, ठीक है। बताओगे कि नहीं? चलो इसको भी याद रखिएगा तुम लोग। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो भैया, अगला प्रश्न तुम लोग के सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों देखो, जब भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो उसमें पानी टूटता है, ठीक है। पानी क्या होता है? टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है।
तो ये तो घटना होती है प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा देखते हैं CO2 का मुक्त होना। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 मुक्त नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर मुक्त होना ये गलत होगा, ठीक है। CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देख रहे हो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हुआ है कि नहीं, टूटा है कि नहीं। उसके बाद देखो CO2 का उपयोग होना, तो CO2 का उपयोग तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो प्रश्न संख्या 7, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो दोस्तों याद रखना, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा अमीबा जो है ना अपना भोजन अंत ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8। तो देखो प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, ग्रसनी में दो छिद्र होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार, ठीक है। तो निगल द्वार जो है ना ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। तो यहाँ पर पूछा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो दोस्तों किस छिद्र के द्वारा, निगल द्वार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 9, ग्रहणी भाग है। तो दोस्तों देखो ग्रहणी भाग किसका है। ये जो ग्रहणी भाग है ये छोटी आंत का भाग है, ठीक है। छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत 3 प्रकार के होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो यहाँ पे ग्रहणी पूछा है तो छोटी आंत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं भैया प्रश्न संख्या 10, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कुटपाद किस में पाया जाता है बताओ। ये तो अमीबा में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी। उसके बाद देख लो भैया प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो दोस्तों देखो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो भैया हम लोग इस वीडियो में हम आपको क्या कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि तेज़ी में हम यहाँ पे आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम तेज़ी में करा रहे हैं। यहाँ पे देख लो प्रश्न संख्या 12, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग भाई ये तो बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखो भैया पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना, देखो 2 संवहन ऊतक होता है, एक फ्लोएम और दूसरा जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, तो दोस्तों ये फ्लोएम जो है ना खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है पौधों के विभिन्न भागों में, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल और घुलित खनिज लवणों का क्या करता है, ये स्थानांतरण करता है। तो यहाँ पर पूछा है फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का करता है। तो यहाँ पे भोजन संवहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो लो भैया आ गया, जाइलम भी आ गया, देख लो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों हमने बताया ना जाइलम क्या करता है, जल और घुलित खनिज लवणों का ये स्थानांतरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जल का वहन, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो देखो भैया प्रश्न संख्या 15, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देखो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है, ठीक है। रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लो भैया प्रश्न संख्या 16, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी। याद रखना मृतजीवी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 17, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। और अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, तो अग्नाशय रस स्रावित होता है। तो यहाँ पे पूछा है पीत, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताओ किस में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19। तो भैया आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी तुम लोग लाइक कर दो, ठीक है। और चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 19, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोफिल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद देख लो भैया प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो दोस्तों तुम लोग जानते हो अमीबा क्या करता है, भोजन पकड़ने के लिए अपने कुटपादों का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुटपाद द्वारा जो है ना अपना भोजन पकड़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 22, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ये करता है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, वसा पर क्रिया करके उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लाइपेज। उसके बाद देख लो भैया प्रश्न संख्या 23, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ये। देखो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं, जिसको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो द्वार कोशिकाएं यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, देखो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो दोस्तों देखो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है, अपेंडिक्स होता है, ठीक है। कौन होता है, अपेंडिक्स। तो याद रखना तुम लोग अपेंडिक्स मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग के रूप में रहता है। अब इसे अवशेषी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है शरीर में, ठीक है, अपेंडिक्स का, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो दोस्तों देखो निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ये पूछा है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो दोस्तों देखो ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में है वसा का पाचन। तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, ये करता है लाइपेज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, इमाइलेज। तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो दोस्तों देखो मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मुंह में जाता है वहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। तो यहाँ पे याद रखना यकृत, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो दोस्तों देखो संवहन ऊतक कौन कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यानी ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 29, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दोस्तों दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, इनामेल, ठीक है। इनामेल जो है ना दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो याद रखना तुम लोग। चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों याद रखना मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 मीटर होती है। तो इसको भी तुम लोग याद रखना, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 31, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो दोस्तों देखो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, इनमें से गोबर छत्ता, ठीक है। गोबर छत्ता एक पौधा है, ठीक है, जो क्या है मृतजीवी है। तो याद रखना तुम लोग मृतोपजीवी का उदाहरण इनमें से कौन है, तो गोबर छत्ता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो दोस्तों याद रखना कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो बाहरी भित्ति, ठीक है। तो चलो इसको याद रखना तुम लोग। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 33, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो दोस्तों देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 34, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों देखो ये लॉजिक वाला प्रश्न है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे तुम लोग जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और सूर्य प्रकाश बताओ रात में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना,
केवल दिन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 35, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? देखो रंध्र को स्टोमाटा भी कहा जाता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कराना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो उसके बाद प्रश्न संख्या 36, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो रंध्र पौधे के हर एक भाग पर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे पाया जाता है? पत्तियों पर। तो मुख्यतः यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो इसलिए पत्तियाँ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर, तो याद रखना। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 37, अपघट्टक का उदाहरण है। तो तुम लोग पहले समझो अपघट्टक क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जो सड़ा गला देता है, जो जीव किसी अन्य जीव को सड़ाता गलाता है, तो उस जीव को क्या कहा जाता है? अपघट्टक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, गाय किसी जीव को सड़ाता है क्या? सड़ाती है क्या? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। कवक, यहाँ पे कवक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कवक सूक्ष्म जीव है, ये क्या करता है? मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को सड़ा गला देता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अपघट्टक, डिकम्पोजर, ठीक है। चलो उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 से क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है बताओ? क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रास नली में। देखो जब मुंह में भोजन लार से सना हुआ होता है और जब ग्रास नली में जाता है, तो ग्रास नली में एक प्रकार की संकुचन होता है, ठीक है। एक प्रकार के संकुचन या शीतलन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन गति। तो इसको तुम लोग याद रखना। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ग्रास नली में। चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखो अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो दोस्तों देखो ये सवाल क्या हुआ है? रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, याद रखना तुम लोग, रिपीट हो गया है तो बहुत जल्दी ही तुम लोग को और भी आसानी से याद हो गया होगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो यहाँ पर आ गया ना भैया, देखो अंग आ गया। तो अंग की जब बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पत्ती। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ती, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 41, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों देखो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 8 से 10 मीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन आहार नल का पहला भाग है? तो दोस्तों आहार नल का पहला भाग कौन है बताओ? मुख गुहा। आहार नल का पहला भाग मुख गुहा होता है, ठीक है। 43 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं है? तो दोस्तों इनमें से कौन जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं है? तो देखो म्यूकस कोशिकाएं ये होती है, म्यूकस कोशिकाएं जठर ग्रंथि की कोशिकाएं है, अम्लजन कोशिकाएं भी है, जाइमोजिन कोशिकाएं भी है, यानी ये तीनों है। तो यहाँ पे इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 44, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो दोस्तों याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ना, ये अम्लजन कोशिकाओं से होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 45, प्रश्न संख्या 45, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का भाग है। तो दोस्तों देखो छोटी आंत 3 प्रकार के होता है ना, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। ये तीनों भाग जो है ना, ये छोटी आंत का भाग है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 46, देखो मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है, ठीक है, 6 मीटर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यदि चौड़ाई पूछे, मानव में छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, तब दोस्तों याद रखना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, चौड़ाई। तो चलो इसको भी तुम लोग याद रखोगे। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 47, यकृत का भार होता है। तो दोस्तों देखो यकृत का भार कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48, पीत का रंग होता है। तो दोस्तों देखो पीत कौन से कलर का होता है? तो पीत जो है ना दोस्तों, ये हरा रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 49, अमाशय का अग्रभाग कहलाता है। तो दोस्तों अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है बताओ? अमाशय का अग्रभाग यानी आगे वाली जो भाग होती है ना, उसे कहा जाता है कार्डियक, और पीछे वाली भाग को कहा जाता है पाइलोरिक भाग, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो भाग है वो होता है फुंडिक भाग। तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे,
ठीक है। चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 50 यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो दोस्तों बताओ, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन? तो देखो, पहला होता है पैरोटी ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, तो तुम लोग याद रखना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोग इन 50 प्रश्नों में से कितना सही करके दिखाया, तुम लोगों को कितना याद था इन प्रश्नों में से, तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।